नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अब से 58 मिनट बाद टीवी इतिहास का सबसे नया और अनोखा शो फतेह का फतवा आज शाम 7:55 से देखना मत भूलिएगा। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है लुधिका। ये पढ़ाया जाता है कि काफिर को बगैर वजह के मारा जा सकता है, ये लिखा हुआ है। वो बच्चा बेचारा वो उस किताब को जिसमें मैंने बताया ये काबिल एतराज बात लिखी हुई है, अब वो बेचारा ये समझता है कि ये भी शायद नाकाबिले तब्दील है और वो उसको चूमता है। और चलिए फास्ट एंड फैक्ट्स में अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बेटे ने पहले चाकू से अपने पिता पर जानलेवा हमला किया, फिर बीच बचाव कर रहे पड़ोसियों को भी घायल कर दिया। इस वारदात में पिता ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में एक सन की बेटे की दरिंदगी। बुजुर्ग पिता को कलयुगी बेटे ने मौत के घाट उतारा। पहले चाकू मारा, फिर खुद को आग लगाई। दिल्ली के मधु विहार इलाके में आग की ये लपटें एक कलयुग बेटे की सनक की गवाही दे रही हैं। अजंता अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर आग की लपटों में घिरा ये वही फ्लैट है जिसमें यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। ये आग एक ऐसे बेटे के तांडव का नतीजा थी जिसने अपनी सनक और गुस्से के चलते पहले तो अपने पिता की जान ले ली और फिर पड़ोस के घर में घुसकर उसमें आग लगा दी। एक बेटे ने अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद घर के अंदर जाकर खुद को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि रविंदर माटा के साथ, अपने पिता के साथ उसका विवाद चल रहा था किसी बात को लेकर, और रविंदर माटा चूंकि विदेश में रहते हैं और यहाँ पर अपने बेटे के पास आए हुए थे बेटे के बुलावे पर। उसके बाद बेटे के साथ उनका विवाद हुआ और विवाद के बाद उसने अपने पिता पर हमला किया और बीच बचाव में जो पड़ोसी आए उन पर भी उसने हमला बोल दिया। कहानी बाप बेटे की लड़ाई से शुरू होती है। 60 साल के पिता रविंद्र माटा कनाडा में टैक्सी चलाते थे। उनकी अपने 35 साल के बेटे राहुल माटा से नहीं बनती थी। झगड़े के बाद पहले तो उसने अपने पिता पर 32 बार चाकुओं से हमला किया, फिर खुद को पड़ोस के घर में बंद कर लिया। बीच बचाव करने आई महिला को भी आरोपी ने घायल कर दिया। पुलिस के आने के बाद आरोपी राहुल माटा ने फ्लैट में मौजूद गैस को खोल दिया और आग लगा दी, जिसमें उसके पिता सहित 11 पुलिस वाले भी घायल हो गए। मुलजिम राहुल माटा को पकड़ने की कोशिश की तो इसने अपने आप को रसोई में बंद करके रसोई गैस का कनेक्शन ऑन कर लिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा बदबू फैल गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए दरवाज़ा तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा उसने सिलेंडर को ब्लास्ट कर दिया। उस खुद इंजर्ड को भी पुलिस ने निकाल लिया और जो खुद राहुल माटा 40% इंजरी, उसको बर्न इंजरी है। हमारे 11 लोगों को इंजरी है। अपार्टमेंट में दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद यहाँ रहने वाले लोग खौफ में हैं। लोगों के मुताबिक आरोपी ने ही अपने पिता को भारत बुलाया था और राहुल की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इन्होंने 15 दिन पहले अपने लड़के को निकाल दिया, राहुल माटा को। वो बदमाशी मारता पीटता था, निकाल दिया था। इसके बाद इन्होंने 2:30 बजे आया, दोनों हाथ में चक्कू थे। राहुल अपने फादर को यहाँ चक्कू मार दिया, पड़ोसन बचाने के तो उसके यहाँ मार दिया। थोड़ा मेंटली है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक हालत के चलते ही उसे मर्चेंट नेवी की नौकरी से निकाल दिया गया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुलायम सिंह यादव ने खुद को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। मुलायम ने कहा कि रामगोपाल पार्टी से बर्खास्त हैं और 1 जनवरी को उन्होंने जो अधिवेशन बुलाया था वो फर्जी था। मुलायम ने कहा कि अखिलेश सिर्फ सीएम है और शिवपाल यादव ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमको शांति निकाल तो निष्कासित दल को समाजवादी पार्टी का 9 जनवरी का 2017 का जो अधिवेशन बुलाया है अपने रामपाल जी ने, वो फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हूँ। इससे पहले अमर सिंह ने कहा कि जैसा नेताजी कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो शिवपाल ने भी हर परिस्थिति में नेताजी का साथ देने की बात कही। क्या जिद है, किस बात किया करे, इसलिए अपने वृद्ध पिता जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ निर्मित किया है, इनकार हो सकता है? देश के बच्चे बच्चे को इनकार नहीं हो सकता।
जब कुछ नहीं मिल रहा है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो दोषारोपण हम पर। केवल हम शांति और एकता चाहते हैं, और आगे हम नेताजी का जो भी हम हूँ, नेताजी की वजह से हूँ, और हम नेताजी के साथ हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम नेताजी के साथ हैं। इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा है कि उनका गुट ही असली समाजवादी पार्टी है। वो तो नेताजी को फ्रीली सोचने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। आपने देखा होगा कि 1-2 साल से नेताजी को अपने मन से स्वतंत्रता पूर्वक सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। कभी एक बैठ जाता है, कभी दूसरा बैठ जाता है, कभी तीसरा बैठ जाता है, और उनको हमेशा गलत सूचना देता रहता है। टीम अखिलेश की ओर से रामगोपाल यादव कल शाम चुनाव आयोग से मिले थे। रामगोपाल ने चुनाव आयोग को 1.5 लाख से ज्यादा पन्नों का दस्तावेज सौंपा। रामगोपाल ने समाजवादी पार्टी के 5731 पदाधिकारियों में से 4716 पदाधिकारियों के समर्थन के पत्र सौंपे। रामगोपाल ने कहा कि अखिलेश को पार्टी के 90% पदाधिकारियों का समर्थन है। कल दोपहर करीब 1:15 बजे मुलायम सिंह चुनाव आयोग जा सकते हैं। तो यूपी में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। बीएसपी ने आज फिर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट इस बीच जारी कर दी। बीएसपी की तरफ से 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। अब तक बीएसपी ने 401 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम तय होने बाकी हैं। दूसरी तरफ मायावती ने लखनऊ में आज सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक भी की। एसपी में जारी खींचतान पर मायावती ने कहा कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बीजेपी द्वारा अंदर सपा के एक खेमे के मुखिया अखिलेश व इनके गुरु श्री रामगोपाल यादव को हाथ में करके इनको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ाने की चल रही साजिश का भी पर्दाफाश करने, ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को इन दोनों खेमों को अपना वोट देकर कटे भी खराब नहीं करना है। बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के 117 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सामान्य वर्ग की लिस्ट में 66 ब्राह्मण, 36 क्षत्रिय और 11 कायस्थ उम्मीदवार हैं। बीएसपी की लिस्ट में 85 सुरक्षित सीटों के अलावा 2 और सीटों पर दलित उम्मीदवार बनाया है। 94 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी बीएसपी की लिस्ट में जगह मिली है। सोनभद्र जिले की 2 सीटों पर एसटी या सामान्य होने की स्थिति अभी साफ नहीं है, और ये क्लियर होते ही उन पर भी बीएसपी कैंडिडेट्स का ऐलान हो जाएगा। बेंगलुरु में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने नोटबंदी के विरोधियों पर निशाना साधा। 14वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने काले धन के पुजारियों पर सरकार की कोशिशों को नाकाम करने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मुहिम में साथ देने के लिए प्रवासी भारतीयों का आभार जताया और साफ किया कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। और ये दुर्भाग्य है कि ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। भारत सरकार की नीतियों का जो समर्थन प्रवासी भारतीयों ने किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं। आज भारत एक नई प्रगतिशील दिशा की ओर अग्रसर है। ऐसी प्रगति जो न केवल आर्थिक है, अपितु सामाजिक, राजनीतिक और शासकीय भी है। मैं विश्वास से कहता हूं 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया और सम्मेलन के विशेष अतिथि दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम के भारतीय मूल के युवा उपराष्ट्रपति माइकल अश्वनी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने एफडीआई को फर्स्ट डेवलप इंडिया बताया और प्रवासी भारतीयों से देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने की अपील की। पीएम मोदी ने ब्रेन ड्रेन को ब्रेन ग्रेन में बदलने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने जल्द ही प्रवासी कौशल विकास योजना लॉन्च करने का ऐलान किया। पीएम ने विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल की भी तारीफ की। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कूड़े के ढेर पर बैठी हुई दिख रही है।
पूर्वी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारी बकाया वेतन की मांग को लेकर 3 दिन से हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से जगह जगह कूड़े का ढेर लग चुका है। सफाई कर्मचारी कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। साथ ही अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली की आप सरकार के विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं। कर्मचारियों ने कल गीता कॉलोनी के विधायक एसके बग्गा के ऑफिस के बाहर कूड़ा डालकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड जारी नहीं करती और उनकी सैलरी नहीं मिलती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ये पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी का इलाका है और यहाँ आप देख सकते हैं सड़कों पर किस कद्र जो कचरा है वो पड़ा हुआ है और इसकी वजह है ईडीएमसी की हड़ताल। हजारों कर्मचारी हैं, उनकी मांग ये है कि पिछले 3 महीने से जो उनको सैलरीज नहीं मिली है वो सैलरीज उनको रिलीज की जाए, वो फंड रिलीज किया जाए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, जब तक नगर निगम में बीजेपी रहेगी, नगर निगम का यही हाल रहेगा, दिल्ली का यही हाल रहने वाला है। क्योंकि दिल्ली सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा नगर निगम को दे रही है, उसके बावजूद नगर निगम वाले पता नहीं इसको कहाँ चट कर जा रहे हैं। सीधी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। ये बात हाईकोर्ट ने भी सरकार को कई बार हिदायत के तौर पर कही है। बावजूद इसके ये सरकार एक वेंडेटा में, एक बदले की भावना से काम कर रही है। कूड़ा का ढेर लगने से दिल्ली के लोग परेशान हैं। दिल्ली के लोगों का कहना है कि 2 पार्टियों की राजनीति के चक्कर में दिल्ली वाले पिस रहे हैं। विवाद बढ़ता हुआ देख दिल्ली सरकार ने जल्द ही एमसीडी कर्मचारियों के बकाये वेतन के लिए फंड जारी करने का भरोसा दिया है। यूपी में वैश्य समाज की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिरकत की। इलाहाबाद में यूपी के व्यापारियों के सबसे बड़े कार्यक्रम आगाज 2017 में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा शामिल हुए। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि वैश्य समाज कुछ वजहों से बटा हुआ है, उन्हें एकजुट होने की जरूरत है। कि वैश्य समाज को ठीक है, हम आपका साथ देते हैं, लेकिन हमको बंधुआ मजदूर मत समझिए। मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में वैश्य समाज को 50 टिकटें कम से कम देगा तो हम पूरा समाज उसके साथ जुड़ के लड़ेंगे। इससे पहले धर्म और राजनीति पर आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि 10% लोगों के पास 81% संपत्ति है और नीतियों की वजह से ही गरीब और गरीब होता जा रहा है। सिवान जेल के अंदर बंद आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के मोबाइल फोटो सामने आने से विवाद खड़ा हो गया है। शहाबुद्दीन सिवान जेल में बंद है, बावजूद जेल में खींची गई उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। शहाबुद्दीन कोट पहनकर नए लुक में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तस्वीर सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर बिहार सरकार में सहयोगी आरजेडी ने जानकारी से इनकार किया तो कांग्रेस ने इसे पहले की तस्वीर बताया। राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेजने की मांग की है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बैरक में कैमरा कैसे पहुंचा, उन्होंने सेल्फी ली है। हमको नहीं मालूम है कौन लिया कौन बात। ये आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील है उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि वो इस बात पर दबाव डालें, इन बातों को रखें और शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल या बिहार के बाहर की किसी जेल में रखा जाए। शहाबुद्दीन जी वो सेल्फी कब का है, रिसेंट है, पहले का है? अब तो सोशल मीडिया में कब का फोटो है, अभी का फोटो है, पहले का फोटो है? क्योंकि जब छापामारी हुई और जब कोई चीज आपत्तिजनक चीजें प्राप्त नहीं हुई तो ये कहना उचित नहीं होगा ना। तो जेल के अंदर से शहाबुद्दीन की तस्वीरें सामने आने के बाद सिवान जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है।